हेलो एवरीवन, प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NTA वाला पे। आज क्या होगा आप लोगों के लिए, आज आप लोगों के लिए खास क्या है, तो देखिए आज बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th का साइंस का वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में आएगा तो आएगा, MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और वो भी क्वेश्चन जो आपका कैसा है, एक्सप्लेन के साथ पूरा क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को खंडित करेंगे और जानेंगे एक क्वेश्चन से कम 5-10 क्वेश्चन क्रिएट कैसे होते हैं, इसको जानेंगे, ठीक है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो लंबी नहीं होगी, ठीक ना। अगर आप इस चैनल पर नहीं है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का क्लास 10th के साइंस का है। सॉरी, यहाँ पर इंटर परीक्षा हो गया है, यहाँ पर मैट्रिक परीक्षा हमको करना चाहिए था। मैट्रिक परीक्षा टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए, उससे कोई बात नहीं है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जुड़िए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तभी जाकर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए 2019 और 2019 के ए में पूछा है और सी में पूछा है। सी मतलब सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम होता है, जो बच्चे फेल करते हैं उसके बाद फिर एग्जाम होता है, उन लोगों के लिए सी लगा है। तो ये कोड है, शायद कोड है ए और सी, ठीक है। 19 में पूछा है क्वेश्चन। इसका 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं। टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ठीक है। महंगा ये तो होगा नहीं। और टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो देखिए टीन जो होता है, टीन कभी भी अभिक्रियाशील नहीं होता है, जिंक ही अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है। टीन जो है जिंक की अपेक्षा अभिक्रियाशील नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर जो है आपका डी होगा। इस क्वेश्चन को लॉक कर लीजिएगा, क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आएगा। अब बताइए यहाँ पर जिंक का बात कर रहा है, तो जिंक जो होता है, जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है और ये डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। आप डी ब्लॉक में देखेंगे आवर्त सारणी में, तो डी ब्लॉक का जो अंतिम तत्व है जिंक, वही जो है डी ब्लॉक का पहला सीरीज का अंतिम तत्व है जिंक, जिसकी परमाणु संख्या 30 होती है। और टीन जो होता है, टीन एसिन 50 होता है। टीन 50 का ये होता है। उसके बाद से जिंक अधिक अभिक्रियाशील हो जाता है टीन की अपेक्षा, क्योंकि टीन जो है सब तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है, ना के बराबर अभिक्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। निम्न में कौन सा उपधातु है, तो देखिए धातु, अधातु और उपधातु। आवर्त सारणी को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। तो पहला क्वेश्चन जो है दूसरा, निम्न में कौन सा उपधातु है, तो उपधातु किसे कहते हैं, ठीक ना, जो धातु और अधातु से मिलकर बने हैं। उपधातु वही होते हैं ना, उपधातु वही होते हैं जो धातु और अधातु से मिलकर बनते हैं, ठीक ना। और ये उपधातु जो भी होते हैं, ये आवर्त सारणी जब आप देखेंगे, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में ये मौजूद होते हैं, ठीक ना। तो जिंक क्या है, जिंक एक धातु है, ये धातु है। कैल्शियम भी क्या है, एक धातु है। कार्बन जो है अधातु है, और ये जर्मेनियम जो है उपधातु है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिंक की बात करते हैं, तो जिंक का परमाणु संख्या जो होता है 30 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20 होता है। जर्मेनियम जो होता है, ठीक ना, जर्मेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, जिंक का 30, 31 होता है, किसका होता है 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33 आर्सेनिक ऐसे होता है। उसके बाद से कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। अब जिंक का परमाणु संख्या बताइए कितना होता है। और ये पी ब्लॉक का तत्व है जर्मेनियम, और इसे उपधातु की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इससे और भी क्वेश्चन आता है जिंक के बारे में, अभी क्वेश्चन को आप चर्चा किए पीछे, ठीक ना। यह अधिक अभिक्रियाशील होता है। कार्बन एक अधातु है, कार्बनिक रसायन और उसके यौगिक पढ़ना है हम लोग को अगले चैप्टर में, ठीक ना, चौथा चैप्टर में, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। देखिए
अब देखिए धातु और धातु की पहचान क्या है, तो धातु और धातु की पहचान के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए धातु की पहचान में खासकर हम लोग बच्चों को क्लास में बताते हैं जिसके अंत में यम आता है, यम आता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, लास्ट में यम आ रहा है ना, जिसके अंत में यम आता है वो सब के सब धातु होते हैं। और जिसके अंत में इंजन आता है, जैसे इन या जन आता है, वो क्या होता है, अधातु होता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जन आ रहा है, ठीक ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन में इन आ रहा है। तो इस तरह के जो प्रोनाउंसिएशन अगर आते हैं तो वो अधातु होता है, ठीक है। उसके अलावा जो धातु में जो जिनका प्राचीन नाम है, जैसे जिंक का प्राचीन नाम है, अर्जेंटेनम जो है चांदी का पुराना नाम है, तो जो भी तत्व के आधुनिक नाम जो आए हैं उसमें यम नहीं है। अगर उसका प्राचीन नाम देखा जाए तो उसमें यम आता है। कुछ ऐसे अधिकांश तत्व है जिसमें एक दो तत्व है जिसमें यम नहीं आता है, तो उतना माइनर लेके नहीं चलेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन जो है अधातु है। तो देखिए इसके अंत में यम दिया गया है, इसके अंत में यम आया है, इसके अंत में यम आया, यानी कि सबके सभी धातु है। ये धातु है और ये क्या है, धातु है। इसके अंत में आया है, नहीं ना आया है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ये अधातु है, यही पूछ रहा है, ठीक ना। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक ना। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। 6 जो होता है अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 आएगा, ठीक ना। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s1 आएगा। इसी प्रकार से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसी प्रकार से जाएगा। लेकिन अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या पूछता है, अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या पूछता है हम लोगों से, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो 2 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी। तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं, ठीक ना। तो जितने लेन देन करते हैं वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो ये 4 का लेन देन करेगा तो प्लस में 4 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो 2 8 1 होता है ना, तो ये लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। इसको संयोजकता 1 होता है, इसकी संयोजकता 1 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन भी जो अंत में आता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो भी 1 होता है। एल्युमिनियम का आप करेंगे तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, तो 2 8 3, तो अंत में 3 आया ना, तो अंत में 3 आया, तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन तो ये किसी से लेगा नहीं, तो ये 3 किसी को दे देगा। जब ये 3 किसी को दे देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी, संयोजकता 3 हो गई, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 3 हो गया, जितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में बचता है, ठीक ना। किस कक्षा का है, किस वर्ग का, इसको अभी तुरंत हम बता देंगे। देखिए 2 8 3, लास्ट में 3 आया है, तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 नहीं 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो उसमें 10 जोड़ दिया जाता है, यानी कि 10 अगर इसमें जोड़ दिया तो 13 हो गया ना, तो यह वर्ग 13 का तत्व है, यह वर्ग 13 का तत्व है। और कितनी कक्षाओं में इसकी क्रिया हुई है, 3, तो इसका वर्ग हो गया 13। ये कौन से आवर्त का है, तो ये तीसरा आवर्त का तत्व है ना। उसके बाद से देखिए कैल्शियम, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, ठीक है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 2 होगा, तो ये 4 बार में गया है ना, तो इसका आवर्त कितना हो जाएगा, आवर्त 4, अब वर्ग 2, और संयोजकता अंत में कितना आया, अंत में 2 आया, तो संयोजकता 2 हो गया। और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी अगर पूछता है आपसे तो भी 2 हो जाएगा अंत में जितना आता है, ठीक ना, अष्टक पूरा होने के लिए। तो एक क्वेश्चन से देखिए कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन गए। आपसे संयोजकता पूछता, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछता, आपसे आवर्त पूछता, वर्ग पूछता, कुछ भी पूछता, तब आसानी से कर लेते। तो इसी कंसेप्ट से आगे भी सवाल है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, लोहा, कैल्शियम, सोडियम और एल्युमिनियम, ठीक ना। तो बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है, तो इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम। क्या उत्तर होगा, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। लोहा का परमाणु संख्या Fe26, संकेत ए भी होता है, कैल्शियम का Ca20,
और सोडियम का Na11 और एल्युमिनियम का Al13। इसमें ये धातु है, धातु ये सब के सब धातु हैं, ये सभी के सभी धातु हैं। धातु और धातु से एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है परीक्षा में, सब के सब धातु है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो जाएगा, ठीक ना। ये डी ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक ना। कैल्शियम जो है एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक ना। सोडियम जो है एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक ना। और एल्युमिनियम जो है ये पी ब्लॉक का तत्व है, ठीक ना। इसकी संयोजकता की बात करिएगा, इसकी संयोजकता की बात, तो इसकी संयोजकता जो है 2 होती है, कभी कभी +2 लिया जाता है, कभी कभी +3 लिया जाता है लोहा का। कैल्शियम की संयोजकता की बात अगर की जाए तो कैल्शियम की संयोजकता जो होती है +2 होती है। सोडियम की संयोजकता की बात की जाए तो +1 होती है। एल्युमिनियम की संयोजकता की बात की जाए तो +3 होती है। तो इस तरह से संयोजकता हम लोग निकालते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारा क्वेश्चन है अभी इसमें, ठीक ना। फिलहाल अभी इतना ही, आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्या है, देखिए क्वेश्चन आ गया, फिर क्वेश्चन पूछा भी है 2012 में और 2021 में भी पूछा है, ठीक ना। तो कार्बन क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, ठीक ना। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है जिसकी खोज किसने की आज तक पता नहीं चला, ठीक ना। इसकी खोज जो है अभी अज्ञात है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है, हीरा और ग्रेफाइट इसके प्राकृतिक अपरूप है, ठीक ना। और कृत्रिम अपरूप जो है फ्लोरीन है, फ्लोरीन, जिसमें कार्बन की परमाणु संख्या 60 होती है, ठीक ना। ये कृत्रिम अपरूप है। तो कार्बन के 3 अपरूप ऐसे हो जाते हैं, 2 प्राकृतिक अपरूप हीरा और ग्रेफाइट, और एक होते हैं फ्लोरीन जो कृत्रिम अपरूप है जिसमें कार्बन की संख्या 60 होती है। और इसकी संरचना होती कैसी है फ्लोरीन की, तो फुटबॉल देखें आप, फुटबॉल के समान इसकी संरचना होती है, ठीक है, फ्लोरीन की। उसके बाद से धातु का पहचान आपको बताए थे, धातु के अंत में यम आता है, ठीक ना। जिस धातु के अंत में यम आता है सबका सब धातु में आता है। अधातु में बताए थे इंजन, लास्ट में इंजन। तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत सारा निकलेगा लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सीयू को हम लोग कहते हैं कॉपर, सीयू को कहते हैं कॉपर, इसको कहते हैं मरकरी, मरकरी, इसको कहते हैं सिल्वर, इसको कहते हैं एयू यानी कि गोल्ड। परमाणु संख्या की बात कर लें तो कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29, मरकरी का 80, और इसकी बात करें सिल्वर का 47 और ये सोना का 79 इसकी परमाणु संख्या होती है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो सबसे अधिक की बात करेगा, सबसे अधिक क्रियाशील की बात करेगा, सबसे अधिक क्रियाशील की बात करेगा, अधिक क्रियाशील इन 4 ऑप्शन में क्रियाशील, तो इसमें 4 ऑप्शन में होगा कॉपर, ठीक ना। कॉपर होगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है। लेकिन अगर इसमें पोटेशियम होता, कैल्शियम होता, तो इससे भी अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो पोटेशियम होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक ना। उसके बाद से इसमें सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो सोना है। सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो ये गोल्ड है, सोना है, ठीक है। ये सबसे कम है, ये कम क्रियाशील है, सबसे कम इन 4 ऑप्शन में। और सबसे अधिक जो है कॉपर है, ठीक ना, सीयू। इसकी परमाणु संख्या 29 होती है, डी ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक ना। ये जो है एजी जो है ये भी डी ब्लॉक का तत्व है, चांदी भी डी ब्लॉक का तत्व है, और ये भी डी ब्लॉक का तत्व है। ये चारों ऑप्शन जो है सब के सब धातु है, सब के सब धातु है। मरकरी जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है, जिसको हम लोग पारा कहते हैं, इसका जो व्यापारिक नाम है वो पारा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करिएगा तो सोना का जो संयोजकता होता है, वैलेंसी जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि सोना जो है प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था उसे कहते हैं, प्रकृति की मुक्त अवस्था उसे कहते हैं जिस पर जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का प्रभाव नहीं पड़ता है, उस सतह पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वही पदार्थ प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोना को देख लीजिए, सोना को आप कहीं पर भी रख दीजिएगा उस पर जंग लगेगा, नहीं लगेगा, उसका रंग बदलेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन वहीं आप लोहा को रख दीजिए,
ठीक ना। तो आज रखिएगा, 10 दिन के बाद से देखिएगा जंग लग गया है, मुरझा पकड़ लिया है, ठीक ना। तो लोहा जो है प्रकृति के मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद से चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी को माना जाता है, चांदी को माना जाता है। ये मरकरी को पारा कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से निकल जाता, लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत सारा हम लेकर आए हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? एक शब्द आ गया यहाँ पर, मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु के बारे में आपको हम बता दें, जब 2 या 2 से अधिक धातु मिलकर एक नया धातु बनाते हैं, एक नया मिश्रण बनाते हैं, उसे ही मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धातु होता है, 2 या 2 से अधिक धातु होता है। यहाँ पर सीसा और टीन को जब हम मैच कराएंगे, जब दोनों को मिलाएंगे, तो इनमें से कौन सा धातु बनेगा? तो बनेगा सोल्डर। इसका सही उत्तर होगा सोल्डर, ठीक है। पारा नहीं बनेगा, क्योंकि पारा एक धातु है, ठीक ना, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं। इसकी परमाणु संख्या जो है 80 होती है। गन मेटल नहीं होगा और उपधातु नहीं होगा। इसका सही उत्तर जो होगा सोल्डर होगा, ठीक है। तो इसे आप याद करिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे देखिए क्वेश्चन आगे जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। क्वेश्चन को पढ़िए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है? ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा है, 2014 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2 बार पूछ दिया 19 में। कौन सा धातु है, उस अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्वेश्चन में देखिए धातु नहीं लिखा है, अधातु लिखा है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन में देखिए ब्रोमीन दिया है, पारा दिया है, तांबा दिया है और एल्युमिनियम दिया है। तो पारा तो धातु होता है, अभी आपको हम बताए थे। तांबा क्या होता है? ये भी धातु होता है। और एल्युमिनियम क्या होता है? ये भी धातु होता है। तो इसमें अधातु कौन है? तो ब्रोमीन है ना जी। तो ब्रोमीन है, तो इसका संकेत Br होता है और इसका परमाणु संख्या 35 होता है, ठीक ना। और यही जो है अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रोमीन एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 35 होती है, ठीक है। बाकी पारा के बारे में आपकी चर्चा हम कर दिए थे। तांबा के बारे में कॉपर जिसको कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम कॉपर है। कॉपर के बारे में हम चर्चा कर दिए थे। और एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। इसका वैलेंसी जो है 3 होता है। पूछता है किस वर्ग का है, किस आवर्त का है, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध कैरेट सोना को व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन देखिए कब पूछा है। क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा है। शुद्ध सोना क्या होता है, ठीक ना। शुद्ध सोना वह होता है जो प्रकृति से प्राप्त करके उसे बनाया जाता है, उसे शुद्ध सोना कहते हैं। और उसकी मात्रा जो है 24 कैरेट में काउंट होती है। लेकिन अगर आभूषण बनाने के लिए जो हमें सोना मिलता है, आभूषण वाला जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट के सोने से ही आभूषण बनता है। और 2 कैरेट में चांदी और 3-4 ऐसे पदार्थ जो मिला दिए जाते हैं, तभी आभूषण जो है मजबूत बनता है। तो 22 कैरेट के सोना से आभूषण बनता है, याद रखिएगा। 2 कैरेट जो है अन्य धातु मिलाए जाते हैं। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट में। इसका सही उत्तर होगा 24 कैरेट में। लेकिन आभूषण वाला जो सोना होता है, आभूषण में सोने की मात्रा की कितनी होती है? तो 22 कैरेट होती है। आभूषण की बात करेगा तो, आभूषण वाला सोना की बात करेगा तो 22 कैरेट होगा, नहीं तो इसका सही उत्तर 24 कैरेट होगा। सोना 20 कैरेट का मिलता है, 18 कैरेट का मिलता है। जितना कैरेट कम करेगा उतना ही मजबूत होगा। अगर आप 22 कैरेट का सोना खरीदते हैं, 18 कैरेट का खरीदते हैं, 20 कैरेट का खरीदते हैं, तो 22 कैरेट का जो सोना होता है वो थोड़ा सा मजबूत कम होता है, क्योंकि सोना की मात्रा अधिक होती है। सोना में तन्यता के गुण ज़्यादा होता है। 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम अगर गोल्ड हो तो उसे समझिए कि 2 किलोमीटर तक एक तार घिस के बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर तक 1 ग्राम सोना से, ठीक ना। इतना तन्य होता है सोना, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा 24 कैरेट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? अभी आपको हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि गोल्ड एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। गोल्ड एक ऐसा पदार्थ है जो किसी से क्रिया करता ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तांबा के बारे में अभी बताए थे, कॉपर, गोल्ड Au
जिंक Zn और पोटेशियम के, पोटेशियम के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। इसका परमाणु संख्या 19 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। इसकी संयोजकता जो होती है, संयोजकता जो होती है 1 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 1 2 3 4। इसका कौन से आवर्त का तत्व है ये? तो आवर्त संख्या 4 का है। और कौन से वर्ग का है? तो ये वर्ग पहला का तत्व है, आवर्त सारणी के वर्ग पहला का यह तत्व है। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पोटेशियम से, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक निम्नलिखित में कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, CH2, CO2, CaCO3 और NH3। CH2 कोई फार्मूला का नाम नहीं होता है, CH2 जो है किसी फार्मूला का नाम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होने चाहिए और इसके पास 2 ही वैलेंसी, जो कि पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद से इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, इसको एक और भाषा में कहते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक ना, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो जो आयनिक यौगिक है वो है आपका, सही उत्तर इसका हो जाएगा CaCO3 जो है इसका सही उत्तर होगा। इसका आंसर जो होगा C होगा। आयनिक यौगिक वो होता है जो धातु और अधातु मिलकर जो यौगिक बनाते हैं, जो धातु और अधातु मिलकर यौगिक बनाएंगे ना, वही जो होगा आयनिक यौगिक। तो देखिए, कार्बन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, तो ये नहीं होगा आयनिक। इसमें स्वसंयोजक यौगिक होगा, स्वसंयोजक यौगिक होगा। अगर इसकी वैलेंसी पूरा होती तो इसमें भी स्वसंयोजक होगा, क्योंकि दोनों अधातु है। ये भी जो है स्वसंयोजक बनाएगा क्योंकि दोनों अधातु है। लेकिन ये क्या बनाएगा? एक धातु है, जैसे ये धातु है और ये जो है अधातु है, इसीलिए ऑप्शन नंबर C जो है सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये पीतल है। ठीक ना, तो पीतल क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिए। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु कौन है? देखिए, ये जो है धातु है, लोहा जो है इसको लोहा कहते हैं, ये एक धातु है। ठीक है, कॉपर एक, ये कॉपर है, ये भी एक धातु है। निकेल, निकेल भी एक धातु है। लेकिन ये जो है एस भी, ये एंटीमनी है, ये धातु नहीं है, एंटीमनी ये धातु नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह उपधातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये उपधातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो इसमें सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसका गलनांक जो है सबसे कम होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये है एल्युमिनियम, ये है एल्युमिनियम, और ये है सोडियम, ये है कॉपर, और ये है आयरन। इसका सही उत्तर होगा सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है इन 4 ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद से धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति जो होती है वो विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है। ठीक ना, क्यों होती है? क्योंकि इसमें, अच्छे आपसे कहा जाए विद्युत धनात्मक क्यों होती है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है, इसीलिए इस पर विद्युत धनात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? ठीक ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा साइंस होगा, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर साइंस होगा और ये 10th क्लास का है। ठीक ना, और ये मैट्रिक परीक्षा का है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक ना, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। ये 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा जिप्सम। इसका सही उत्तर क्या होगा? जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब जाकर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका फार्मूला जानिए, इसको अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक ना, इसका फार्मूला जो होता है CaOCl2 होता है, जिप्सम का CuSO4 होता है। ठीक ना, उसके बाद चूना पत्थर का CaCO3 होता है और इसका CaO होता है। ठीक ना, ये फार्मूला होता है
चूना पत्थर का सूत्र जो है संगमरमर भी होता है, संगमरमर या बलुआ पत्थर जो का भी सूत्र अगर आपसे पूछे तो समझिए कि CaCO3 भी होता है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, बाकी आप नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, ठीक ना, जब मैग्नीशियम फीता को, ये 10th का है बाबू, मिस्टेक हो गया है, और ये साइंस कर लेंगे आप लोग, ठीक ना। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पीली, नीली, चमकीली, उजला, लाल। तो इसका सही उत्तर होगा चमकीली उजला। इसका सही उत्तर क्या होगा? चमकीली उजला। जब उसको जलाएंगे तो चमकीला उजला जो है लौ निकलता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहा की परमाणु संख्या जो होती है वो 26 होती है। लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है, ठीक है, बताए हैं पहले, ठीक ना। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है आपको कराए गए ऐसे करके बारी बारी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है लेकर हम आएंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।